हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अपना जो चैप्टर चल रहा था पुष्पी पादपों की आकारी की, और इसके अंदर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जायांग या जायांग है, उसके अंदर जो अंडाशय में बीजांड व्यवस्थित रहते हैं, यानी बीजांड न्यास के आधार पर जो पुष्प है उनको अलग अलग भागों में बांटा गया था। और वो भाग कौन कौन से थे? वो भाग थे, एक तो आपके जो सीमांत बीजांड है, एक तो जो परिधीय बीजांड है, वो सब पढ़े थे हमने। आधारीय बीजांड यानी बीजांड के लगे रहने के क्रम के आधार पर उनको अलग अलग बांटा गया था। फिर मैंने आपको लास्ट में बताया था कि हमने फूल के दोनों भाग पढ़ लिए थे, एक मुख्य भाग और जननिक भाग और एक सहायक जननिक भाग। तो मुख्य जननिक भाग में पुमंग और जायांग आते हैं, जबकि सहायक जननिक भाग के अंदर आपके दल लग्न और बाह्य दल पुंज और बाह्य दल पुंज आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि जो पुष्प होता है उसको बराबर भागों में काटा जा सकता है कि नहीं काटा जा सकता। इस आधार पर पुष्प को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है त्रिज्य सम्मित, जब पुष्प को 2 बराबर भागों में काटा जा सके उसको त्रिज्य सम्मित बोला जाता है। एक पुष्प ऐसा होता है जिसको सिर्फ आप एक एंगल से 2 बराबर भागों में काट सकते हो, उसको एक व्यास सम्मित बोला जाता है। और एक ऐसे पुष्प होते हैं जिनको आप किसी भी एंगल से बराबर 2 भागों में नहीं काट सकते, उसको क्या बोला जाता है? असम्मित पुष्प बोला जाता है। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, पुष्प के 3 भागों को अलग अलग बांटते हैं। ठीक है, तो देखिए, पुष्प को 2 बराबर भागों में काटने के आधार पर पुष्प के प्रकार देखिए, 3 प्रकार कौन कौन से है। सबसे पहला है त्रिज्य सम्मित, दूसरा प्रकार है एक व्यास सम्मित, और तीसरा है असम्मित, असम्मिति। त्रिज्य सम्मिति का मतलब है जब पुष्प को 2 बराबर भागों में, जब पुष्प को किसी भी कोण से 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में बांटा जा सके। जब पुष्प को किसी भी कोण से 2 बराबर भागों में बांटा जा सके तो उसे क्या बोला जाता है? त्रिज्य सम्मित। फिर आता है एक व्यास सम्मित, जब पुष्प को किसी एक कोण से 2 बराबर भागों में काटा जा सके तो उसे क्या बोला जाता है? एक व्यास सम्मित। और जब पुष्प को किसी भी कोण से 2 बराबर भागों में नहीं काटा जा सके तो उसे बोला जाता है असम्मिति। जब पुष्प को किसी भी कोण से किसी भी कोण से
दो बराबर भागों में नहीं काटा जा सके। तो उस प्रकार के सममित क्या बोला जाता है? असममित। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। इसके एग्जाम्पल है, तीनों के एग्जाम्पल लिख रही हूं मैं। जो त्रिज्यीय सममित पाया जाता है वो पाया जाता है धतूरा और मिर्च में, इनके पुष्पों में पाया जाता है। जबकि एक व्यास सममित पाया जाता है मटर, सेम, गुलमोहर, जबकि जो असममित पुष्प होता है इसका उदाहरण है केना। यानी केना के पुष्प को आप किसी भी भाग से किसी भी एंगल से काटोगे तो कभी भी दो बराबर भाग प्राप्त नहीं हो सकते। तो वह पुष्प जिसको आप किसी भी एंगल से काटोगे तो हमेशा ही दो बराबर भाग प्राप्त होंगे। जैसे देखिए इस प्रकार का पुष्प है, इसको आप अगर किसी भी एंगल से काटोगे तो हमेशा ही क्या होंगे? दो बराबर भाग प्राप्त होंगे। एक होता है एक व्यास सममित जिसको सिर्फ एक कोण से काटने पर दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। जैसे देखिए इस प्रकार का पुष्प है, तो इसको अगर हम सिर्फ एक एंगल से ऊर्ध्वाधर से काटेंगे तो ही बराबर भाग प्राप्त होंगे। लेकिन कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनकी अलग अलग शेप होती है, तो अगर आप उनको किसी भी कोण से काटोगे तो कभी भी दो बराबर भाग प्राप्त नहीं हो सकते। तो तीनों नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पुष्प के भाग होते हैं पुमंग, जायांग, दल और बाह्य दल, तो उनके आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर पुष्प को फिर तीन भागों में बांटा गया। अधोजायांगता, परिजायांगता और अधिजायांगता। जायांग यानी जब नर मादा जनन भाग जायांग है वो सबसे ऊपर होगा, दूसरे भाग नीचे होंगे पुमंग, दल और बाह्य दल। तो यानी जायांग सबसे ऊपर होगा तो उसी स्थिति को बोला जाता है अधोजायांगता।
फिर होता है एक अवस्थिति जिसमें जो जायांग है वो मध्यम रहता है, अंडा से मध्यम रहता है, बाकी भाग उसके साइड में फैले रहते हैं, तो उसको बोला जाता है परिजायांगता। और एक अवस्था ऐसी होती है कि पुष्प के बाकी तीनों भाग ऊपर चले जाएंगे और जायांग सबसे नीचे रह जाएगा, उसको बोला जाता है अधिजायांगता। तो नेक्स्ट देखिए, पुष्प के भागों की स्थिति के आधार पर पुष्पों का वर्गीकरण। तो 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है अधोजायांगता, दूसरा है परिजायांगता और तीसरा है अधिजायांगता। देखिए अधोजायांगता में क्या होगा, जायांग है वो सबसे ऊपर रहेगा, ये है बाह्य दल, ये है दल, ये है पुंकेसर। ठीक है, यानी अधोजायांगता का मतलब है जायांग सबसे ऊपर, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती, अंडाशय इसमें कैसा होगा, ऊर्ध्ववर्ती होगा, यानी ऊपर की ओर होगा। ठीक है, फिर आता है परिजायांगता। परिजायांगता में क्या होगा, अंडाशय थोड़ा मध्य में रहेगा, ये क्या है, बाह्य दल, और बाह्य दल से प्रारंभ होंगे ये आपके दल लग्न, और यहीं से होंगे क्या, पुंकेसर। ठीक है, इस प्रकार को क्या बोला जाता है, परिजायांगता, यानी अंडाशय मध्य में स्थित, या हम ऐसा लिख सकते हैं जायांग मध्य में स्थित, और अंडाशय होता है आधा अधोवर्ती। ठीक है, फिर आता है अधिजायांगता। अधिजायांगता में क्या होगा, ये सभी जो भाग है ना वो अंडाशय को क्या करेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे, यानी जो बाह्य दल है वो भी क्या करेगा, इनको घेर लेगा और उससे क्या होगा, ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अंडाशय में इसमें क्या होगा संरचना,
ये है बाह्य दल, ये निकलेंगे दल वाले भाग, और ये यहां पर रहेंगे पुंकेसर। यानी जायांग नीचे और अंडा से होगा अधोवर्ती। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पूछा जा सकता है कि अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती किस में होता है, अधोजायांगता में, और अंडाशय अधोवर्ती किस में होता है, अधिजायांगता में, और अंडाशय आधा अधोवर्ती किस में होता है, परिजायांगता में। आपको पूछा जा सकता है परिजायांगता किसे बोला जाता है, जब जायांग है वो मध्य में स्थित रहता है तो उसको बोलेंगे परिजायांगता, जब जायांग सब भागों से ऊपर रहता है तो उसको बोलेंगे अधोजायांगता, और जब जायांग सब भागों से नीचे रहेगा तो उसको बोला जाएगा अधिजायांगता। तीनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। इसके उदाहरण भी लिख लेते हैं हम। इसके उदाहरण है सरसों, गुड़हल, बैंगन। इसके उदाहरण है पल्म, गुलाब। इसके उदाहरण है अमरूद, घिया। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने पुष्प के अलग अलग भाग देख लिए। अब हम देखते हैं कि अगर हमें किसी पुष्प को शॉर्ट रूप में प्रदर्शित करना हो, कि भाई आपको किसी पुष्प के बारे में पूछ लिया, जैसे आपको बोल दिया आलू कुल किस प्रकार का होता है, उसको शॉर्ट में बताइए। आप विस्तार से ना बता के उसको एक फॉर्मूले के रूप में बता देते हो, जिसको पुष्पीय सूत्र बोला जाता है। और उस सूत्र में हर एक लक्षण के लिए एक चिन्ह अंकित होता है। जैसे पुमंग को दर्शाने के लिए पी दर्शा दिया या ए दर्शा दिया जाता है, परिदल पुंज को दर्शाने के लिए पी दर्शा दिया जाता है, जायांग को दर्शाने के लिए जी दर्शा दिया जाता है। अब वो जायांग अधो जायांगता है या परिजायांगता है या अधिजायांगता है, उसके लिए अगर अधो जायांगता है तो जी के ऊपर जी के नीचे लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है, जी बोलते हैं जायांग को, तो जो जायांग ऊपर है बाकी भाग नीचे है, तो इस प्रकार दर्शाया जाता है। यदि जायांग नीचे और बाकी भाग ऊपर है तो इसको इस प्रकार दर्शाया जाता है। अगर पुष्प में सिर्फ नर जनन अंग है तो उसको इस प्रकार दर्शाते हैं। अगर उसमें मादा जनन अंग है, सिर्फ जायांग है यानी एक लिंगी पुष्प है, अगर उसमें एक लिंगी पुष्प के लिए दोनों अलग अलग होंगे। अगर पुष्प एक लिंगी है और उसमें नर जनन भाग है तो उसको इस प्रकार दर्शाएंगे, और मादा जनन भाग है तो इस प्रकार दर्शाएंगे। अगर पुष्प उभय लिंगी है जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित है तो उसको इस प्रकार दर्शा दिया जाता है। एक व्यास सम्मित है तो क्या दर्शाया जाता है, जो आपके त्रिज्य सम्मित है तो क्या दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार किसी पुष्प को संक्षिप्त रूप में बताने के लिए जो फॉर्मूला काम में लिया जाता है उसको पुष्पीय सूत्र बोला जाता है। तो उस पुष्पीय सूत्र का अर्ध तकनीकी विवरण किया जाता है, मतलब हर लक्षण के लिए क्या क्या चिन्ह बताए गए हैं, तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पुष्पीय पादपों का अर्ध तकनीकी विवरण, ये आपके सिलेबस में है। पुष्पीय पादपों का अर्ध तकनीकी विवरण। एक तरफ मैं लिख रही हूं लक्षण और एक तरफ उनको प्रकट करने का चिन्ह, प्रकट करने का संकेत या चिन्ह। जैसे देखिए सबसे पहले लक्षण है पुमंग को कैसे दर्शाते हैं, जायांग को कैसे दर्शाएंगे। तीसरा है दल को कैसे दर्शाएंगे, बाह्य दल को कैसे दर्शाएंगे। दल को बोला जाता है कोरोला और बाह्य दल को बोला जाता है कैलिक्स। एक स्टूडेंट्स नाम आता है सहपत्र, उसकी परिभाषा बता देती हूं मैं आपको कि सहपत्र क्या होता है, पहले नोट कर लेना। यदि कोई पुष्प लगा हुआ है तो पुष्प वृंत के यहाँ पर कॉर्नर में छोटी छोटी पत्तियों जैसी संरचना लगी हुई होती है, उनको क्या बोला जाता है, सहपत्र। तो पुष्प वृंत के आधारीय भाग में छोटी पर्णनुमा जो संरचना लगी रहती है उनको क्या बोला जाता है, सहपत्र। ये परिभाषा नोट कर लेना। पुष्प वृंत के आधार में लगी छोटी 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 पर्णनुमा संरचना, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, सहपत्र। तो अगर सहपत्र है तो उसको कैसे दर्शाएंगे, और एक नाम आता है परिदल पुंज। परिदल पुंज, परिदल पुंज किसे कहते हैं, याद है आपको मैंने परिभाषा लिखवाई थी कि अगर दल और बाह्य दल आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, परिदल पुंज। और छठा है सहपत्र। तो इनका चिन्ह क्या होगा, पुमंग को दर्शाते हैं पी से, नहीं सॉरी ए से,
पुमंग को दर्शाते हैं ए से, जायांग को दर्शाते हैं जी से, दल को दर्शाते हैं सी से, और बाह्य दल यानी कैलिक्स को दर्शाते हैं के से, परिदल पुंज को दर्शाते हैं पी से, और सहपत्र को दर्शाते हैं बी आर से। तो कई पुष्प सूत्र के स्टार्टिंग में अगर बी आर लिखा हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि इसके पुष्प वृंत के आसपास छोटी छोटी पत्तियां नुमा संरचनाएं। यदि किसी पुष्प में पी लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे इसमें परिदल पुंज यानी बाह्य दल और दल आपस में जुड़े हुए हैं। यदि कै लिखा हुआ है इसका बोलेंगे हम कि ये पुष्प है वो उभय एक लिंगी है, सॉरी एक लिंगी नहीं, इसके अंदर बाह्य दल उपस्थित है, कै है। तो सी है तो हम बोलेंगे इसमें दल या कोरोला उपस्थित है। अगर पुष्प में सिर्फ जी लिखा हुआ हो तो हम बोलेंगे कि पुष्प कैसा है, एक लिंगी है और उसके अंदर ये कैसा है, मादा जनन अंग उपस्थित है यानी जायांग उपस्थित है। अगर पुष्प के अंदर सिर्फ ए लिखा हुआ हो मतलब इसके अंदर क्या है, पुमंग है। और पुमंग किस प्रकार के होते हैं, अगर अलग अलग प्रकार के होते हैं, पुमंग जुड़े हुए हैं तो कोष्टक से प्लस से लिख देते हैं, और कितने पुमंग अलग अलग जुड़े हुए हैं जैसे लिख दिया 2+2+1, इसका मतलब क्या है कि 2 पुमंग जुड़े हुए हैं, फिर 2 जुड़े हुए, फिर एक अलग है, और इस प्रकार वो आपस में मिक्स है। तो पी जो ए के ऊपर कोष्टक में करके वो लिख दिया जाता है, वो भी आगे मैं बताऊंगी। तो अगर पुष्प सूत्र के अंदर आपको ये नाम इतने दिखाई दिए तो आपको पता होना चाहिए ए लिखा हुआ है मतलब वो पुमंग के बारे में कुछ बता रहा है, जी लिखा हुआ है मतलब जायांग के बारे में बता रहा है, सी लिखा हुआ है मतलब कोरोला के बारे में बता रहा है, और कै लिखा है मतलब कैलिक्स के बारे में बता रहा है, पी लिखा है यानी उसके अंदर परिदल पुंज है यानी बाह्य दल और दल आपस में जुड़े हुए हैं, और बी आर लिखा हुआ है मतलब उस पुष्प के पुष्प वृंत में छोटी छोटी पत्तियों जैसी संरचना उपस्थित है। नोट कर लीजिए इनको। तो ये हमने सूत्र देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं अभी जो हमने 3 लक्षण देखे ना, जायांग के, अधिजायांगता, अधोजायांगता और परिजायांगता। तो अधिजायांगता और अधोजायांगता के लिए बताया गया है कि अगर अधिजायांगता है तो जी के नीचे लाइन लिखेंगे, जायांग के लिए जी प्रदर्शित करते हैं, और जी के नीचे लाइन है मतलब जी कहाँ है, ऊपर है यानी जायांग ऊपर है तो अधोजायांगता है। अगर लाइन से जी नीचे है मतलब जायांग नीचे है तो उसको बोलेंगे अधिजायांगता स्थिति। तो नेक्स्ट देखिए, पहला लक्षण क्या है, अधोजायांगता। अधिजायांगता, नर पुष्प यानी उसके अंदर सिर्फ पुमंग उपस्थित है, मादा पुष्प यानी सिर्फ जायांग उपस्थित है, यानी ये दोनों कैसे एक लिंगी है। और अगर पुष्प उभय लिंगी है यानी नर और मादा दोनों उपस्थित है तो क्या दर्शाएंगे, तो अधोजायांगता मतलब जायांग कहाँ है, नीचे है। अधिजायांगता मतलब जायांग कहाँ है, ऊपर है। नर पुष्प के लिए इस प्रकार दर्शाया जाता है, मादा पुष्प के लिए इस प्रकार दर्शाया जाता है,
और अगर नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित है यानी पुष्प उभयलिंगी है तो इस प्रकार दर्शाया जाता है। नोट कर लीजिए। और इसके साथ ही एक पॉइंट लिख लेना कि यदि बाह्य दल और दल आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उनको कोष्टक में बंद करके लिखा जाता है। नेक्स्ट लिख लेना। यदि बाह्य दल या दल आपस में जुड़े हुए हो तो उन्हें कोष्टक में बंद करके लिखा जाता है। तो उन्हें कोष्टक में बंद करके लिखा जाता है। ठीक है, जैसे लिख दिया, देखिए लिख दिया A 9 + 1। इसका मतलब क्या है, एक इसको बोला जाता है, पुमंग को बोला जाता है। अब 9 पुमंग को कोष्टक में बंद कर दिया और एक को अलग कर दिया, इसका मतलब क्या है, 9 पुमंग आपस में जुड़े हुए हैं और एक पुमंग है वो अलग है, इसलिए इसके सूत्र को एक से लिख दिया 9 + 1 यानी 9 पुमंग जुड़े हुए, 9 पुमंग जुड़े हुए और एक पुमंग है वो अलग है, एक पुमंग इन 9 से क्या है, अलग है। तो इस प्रकार का सूत्र लिख दिया जाता है। नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार पुष्प सूत्र को लिखने के लिए आपके सामने फॉर्मूला दर्शाया गया, मतलब फॉर्मूले को बनाने के लिए आपके सामने चिन्ह दर्शा दिए गए। अब आप इसके द्वारा फॉर्मूला बना सकते हो। तो आपके 2 कोर्स में सिलेबस सोलेनेसी और लिलियेसी फाबेसी कुल को हटा दिया गया है, तो उन कुल के बारे में, उनके थोड़े लक्षणों के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी तक की थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।